Good morning, student. Today we are going to start our new chapter number 5, coal and petroleum. इस चैप्टर में हम कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले इसका पहला टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज रेफर्स टू द मटेरियल दैट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, यानी नेचर के अंदर जो मटेरियल फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। दीज आर यूज बाय ह्यूमन बींग्स टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स, और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज जो है ह्यूमन बींग्स के थ्रू न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म करने में किया जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर एयर विच प्रोवाइड्स वाइंड एनर्जी। पहला जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो एयर है जो हमें वाइंड एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकंड, कोल विच एक्ट्स एज एन इनपुट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। कोल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में एज ए इनपुट यूज किया जाता है। थर्ड है फॉरेस्ट विच प्रोवाइड्स पेपर, वुड एंड वेरियस मेडिसिन्स, और फॉरेस्ट जो है हमें पेपर, वुड और मेडिसिन्स प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट भी जो है एक नेचुरल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट है वाटर विच इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। वाटर जो है कपड़ों को ड्राइंग करने में और ड्रिंकिंग वाटर के रूप में या पोर्टेबल वाटर के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है। एंड सनलाइट विच इज़ यूज फॉर ड्राइंग क्लॉथ्स, फोटोसिंथेसिस एंड प्रोवाइड सोलर एनर्जी। सनलाइट जो होती है इसका यूज जो है कपड़ों को ड्राइंग करने में, और प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स जो है अपना फूड मटेरियल फॉर्म करते हैं। इसके अलावा सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में भी जो है सनलाइट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। On the basis of the availability of natural resources, they can be classified into two categories. अवेलेबिलिटी के बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज को टू क्लास के अंदर क्लासीफाइड किया गया है, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। दो तरह के जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनके बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। देखिए, पहला है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनको हम जो है समाप्त होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट इन नेचर, यानी ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर के अंदर लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। दे आर आल्सो नॉन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनको नॉन रिन्यूएबल या अनवीकरणीय रिसोर्सेज भी कहा जाता है। दे कैन नॉट सिंपली बी सब्सटीट्यूटेड और रिकवर्ड वंस दे हैव बीन यूटिलाइज्ड और डिस्ट्रॉयड। दे कैन नॉट सिंपली बी सब्सटीट्यूटेड, इनको सब्सटीट्यूट नहीं किया जा सकता है और नहीं ये रिकवर्ड किए जा सकते हैं। दे हैव बीन यूटिलाइज और डिस्ट्रॉयड, इनका यूज किया जा सकता है और इनको डिस्ट्रॉयड भी किया जा सकता है। इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? फॉसिल्स, फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स आर एग्जांपल्स ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसकी डेफिनेशन याद रखनी है आपको। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट इन नेचर विच इज़ नाउन एज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। और इसके एग्जांपल्स क्या है? फॉसिल्स, फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। ठीक है। इसके बाद आता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर कंसिस्टेंटली अवेलेबल रिगार्डलेस ऑफ देयर यूज, यानी ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो बिना परवाह किए लगातार रूप से, अनवरत रूप से हमें प्राप्त होते हैं, उनको हम जो है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, या कभी समाप्त नहीं होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज भी
कह सकते हैं। दे आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी और अमाउंट इन नेचर, और ये जो है नेचर के अंदर अनलिमिटेड क्वांटिटी और अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एंड डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड और डिप्लेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और इनको जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू न तो एग्जॉस्टेड किया जा सकता है और नहीं डिप्लेटेड किया जा सकता है। इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? तो सनलाइट, वाइंड, वाटर एंड एयर आर एग्जांपल्स ऑफ इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। दे आर ऑल्सो नाउन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनको नवीकरणीय रिसोर्सेज भी कहा जाता है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम फॉसिल्स फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल्स फ्यूल क्या होते हैं? देखिए, फॉसिल्स फ्यूल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज यूज बाय ह्यूमन बींग्स टूडे। ह्यूमन बींग्स के थ्रू जो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो फॉसिल्स फ्यूल है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। Dead plants and animals that were bred under the earth millions of years ago decompose under extreme heat and pressure to form fossil fuel. Fossil fuel बनते कैसे हैं? तो डेड प्लांट एंड मृत प्लांट और एनिमल जो होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पृथ्वी की इनर पार्ट के अंदर जो दब गए थे वो डिकम्पोज होकर के हीट और प्रेशर के प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर के फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। दे आर एनर्जी रिच कंबस्टिबल फॉर्म ऑफ कार्बन और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ये क्या होते हैं? दे आर एनर्जी रिच कंबस्टिबल फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो एनर्जी रिच कंबस्टिबल फॉर्म्स ऑफ कार्बन होते हैं, और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन भी इनको कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल आर ऑफ 3 मेजर काइंड। फॉसिल फ्यूल जो है 3 काइंड्स के होते हैं, कोल, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। इस प्रकार से 3 काइंड्स ऑफ फॉसिल फ्यूल है। वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कोल। कोल जो है किस प्रकार से बनता है और ये कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में जो है स्टडी करेंगे। देखिए, ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड अर्थ वाज कवर्ड विद डेंस एंड सॉन्पी फॉरेस्ट। यानी कार्बोनिफेरस पीरियड में जो अर्थ थी, अर्थ जो है वो सघन और दलदली वनों से घिरी हुई थी। प्लांट्स एंड ट्रीज आफ्टर देयर डेथ ड्रिफ्टेड डाउन टू द बॉटम ऑफ द स्वैम्प्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स और ट्री जो थे उनकी डेथ के बाद वो जो दलदल के जो ड्रिफ्ट पार्ट था उसके अंदर क्या हो गए, दब गए। where they were compressed by the layers and layers of the plant material and decomposed by microbial activity to form peat। और फिर जो है बाद में वो कंप्रेस होते गए, उनके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती गई, और बाद में माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू वो डिकम्पोज हुए और किस में कन्वर्ट हो गए, पीट में कन्वर्ट हो गए। पीट क्या है? ये इट इज़ द फॉर्म ऑफ कार्बन। पीट व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर गोट कन्वर्टेड इनटू अदर हाई फॉर्म्स ऑफ कोल। और पीट जो है टेम्परेचर और प्रेशर की प्रेजेंस में आगे जाकर हाई फॉर्म ऑफ कार्बन में कन्वर्ट हो गई, कोल में कन्वर्ट हो गई। एज कोल वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन इट इज़ कोल्ड एज कोल्ड ए फॉसिल फ्यूल। जैसे ही कोल जो है वो अदर फॉर्म ऑफ कार्बन में कन्वर्ट होता है, रिमेन्स ऑफ ए वेजिटेशन से कोल में कन्वर्ट होता है, तो उसे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग। और इस कोल को जो है माइंस से खोद करके निकाला जाता है। इट इज़ ए ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक रॉक लाइक सब्सटेंस ऑफ मेड अप ऑफ कार्बन। तो कोल जो होता है ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक रॉक लाइक सब्सटेंस होता है जो कि कार्बन से बना होता है। इसके अंदर कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ सल्फर प्रेजेंट होती है। इसके बाद देखिए, कोल प्राइमरीली कंटेन्स कार्बन। कोल के अंदर मेनली जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है, एलिमेंट प्रेजेंट होता है, वो कार्बन होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, इसको समझाया गया है कि किस प्रकार जो है
डेड प्लांट और ट्रीज जो थे वो कोल में कन्वर्ट हुए। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है ये सरफेस पार्ट है अर्थ का, या फिर इसको अर्थ क्रस्ट भी बोलते हैं, क्रस्ट भी बोला जाता है। देखिए सबसे पहले डेंस स्वाम्पी फॉरेस्ट ग्रू अराउंड 300 मिलियन ईयर्स ऑफ एगो कवरिंग मोस्ट ऑफ द अर्थ, यानी 300 मिलियन ईयर पूर्व जो है हमारा जो अर्थ पार्ट था वो डेंस और स्वाम्पी फॉरेस्ट से घिरा हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे सघन वेजिटेशंस आपको नज़र आ रही है। ये यहाँ पर स्वाम्पी दलदली वन थे। इसके बाद ओवर टाइम मैनी लेयर्स ऑफ डेड प्लांट गोट कवर्ड विथ मड एंड फोम पीट्स। इसके बाद जो है टाइम बीतता गया और मैनी लेयर्स ऑफ डेड प्लांट्स जो थी वो मड के अंदर दबती गई और पीट के अंदर कन्वर्ट होती गई। द पीट गोट कंप्रेस बिटवीन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट एंड फॉर्म लिग्नाइट। फिर जो है पीट जो था उसके ऊपर लेयर चढ़ती गई और वो कंप्रेस होती गई इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड प्रेशर, दैन डिकम्पोज होकर के वो जो है लिग्नाइट कोल के अंदर कन्वर्ट हो गई। फर्दर कंप्रेशन फॉर्म बिटवीन्स कोल। इसके बाद फिर आगे जो कंप्रेशन हुआ तो जो लिग्नाइट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, बिटवीन्स कोल में कन्वर्ट हो गया। इवेंचुअली एंथ्रासाइट फॉर्म है और लास्ट में जाकर जो है लास्ट फॉर्म ऑफ कार्बन जो होती है, कोल जो होती है वो एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद हेंस द स्लो प्रोसेस ऑफ द conversion of vegetation into coal is called carbonization। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेशन ऑफ कार्बनाइजेशन है, इसलिए इसको आपको लर्न करना है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन की यदि डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको इस लाइन को एज इट इज़ लर्न करना है। व्हेन कोल बर्न इट मैनली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलॉन्ग विथ हीट एनर्जी। जब कोई कोल बर्न करता है तो मेनली से दो तरह के प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होते हैं। पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके साथ में कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड होती है जिससे ही हमारा फूड मटेरियल जो है पक पाता है। कोल इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन पावर स्टेशंस, और कोल का यूज जो है पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इस वर्ल्ड का मेन सोर्स है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज किया जाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोल। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कोल डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ देयर कार्बन कंटेंट्स। कार्बन कंटेंट की बेसिस पर जो कोल होते हैं उसके मेनली 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। यहाँ पर इनकी जो है एब्रीवेटेड करके दिया गया। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोल और फिर डिस्क्रिप्शन इसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं पीट। इट इज़ ए डार्क ब्राउन सब्सटेंस लाइक ए सॉइल दैट वाज फॉर्म व्हेन प्लांट्स और ड्रिल्ड एंड बर्न। यानी ये डार्क ब्राउन सब्सटेंस होता है लाइक ए सॉइल की तरह दिखता है। वाज फॉर्म व्हेन प्लांट्स आर ड्राइड एंड ड्रिल्ड। इट इज़ यूज एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल, और इसका पीट का जो यूज है वो इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। इट हैज़ लिस्ट कार्बन कंटेंट, और इसके अंदर जो है कार्बन कंटेंट सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद लिग्नाइट, इट इज़ ऑल्सो नाउन एज ब्राउन कोल। इसको जो है ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है, किसको, लिग्नाइट को। इट कंटेन्स अराउंड 60% ऑफ कार्बन, इसके अंदर जो है 60% ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड हैज़ द लिस्ट हीटिंग वैल्यू, और ये बहुत ही सॉफ्ट और लिस्ट हीटिंग वैल्यू वाला कोल है। इट कैन बी यूज फॉर पावर जनरेशन, और इसका यूज जो है पावर जनरेशन में किया जाता है। इसके बाद होता है बिटुमिनस कोल। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज ब्लैक लिग्नाइट, इसको जो है ब्लैक लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है, किसको, बिटुमिनस कोल को। इट कंटेन्स अराउंड 70 to 86% ऑफ कार्बन, इसके अंदर जो है कार्बन कंटेंट जो होते हैं वो 70 to 86% होते हैं। इट इज़ यूज टू जनरेट पावर एंड टू
मैन्युफैक्चर अदर फ्यूल सच एज कोक एंड कोल टार। और इसका यूज जो है पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है। और इसका यूज जो है मैन्युफैक्चर अदर फ्यूल सच एज कोक और कोल टार जो है फॉर्म करने में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आता है लास्ट एंथ्रासाइट। इट इज़ द हार्डेस्ट कोल एंड हैज़ द मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट। यानी एंथ्रासाइट जो है वो हार्डेस्ट कोल होता है और इसमें जो है मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट पाए जाते हैं। इट कंटेन्स मोर देन 86% ऑफ कार्बन। ये जो है इसके अंदर जो है 86% से अधिक कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। हैंस इट इज़ द हाईएस्ट रैंक कोल। ये सबसे हाईएस्ट रैंक वाला कोल है। इट बर्न विद मोर हीट एंड गिव लेस डस्ट। ये जो है जब बर्न करता है तो हाईएस्ट हीट देता है और सबसे कम मात्रा में डस्ट प्रोवाइड करता है। एंड सूट इट इज़ मेनली यूज फॉर हीटिंग एज ए फ्यूल फॉर स्टीम इंजन एंड फर्नेसेस। जो इसका यूज जो है मेनली हीटिंग में किया जाता है एज ए फ्यूल और स्टीम इंजन एंड ए फर्नेस, और फर्नेस जो होती है उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जो कोल जो होता है उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैसे करते हैं इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है इसको देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज कोल इन limited supply of air so that it break down to form these simpler substances। यानी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जैसे कि आपका कोल है, लिमिटेड सप्लाई, और यहाँ पर जो एयर की लिमिटेड सप्लाई जब की जाती है तो ये टूट करके जो है सिंपलर सब्सटेंस हमें प्रोवाइड करते हैं। इन दिस प्रोसेस कोल इज हीटेड टू 1000 degree Celsius in the absence of air to obtain different useful components such as coke, coal gas, coal tar and ammonical liquor। इसको जब कोल को जो है 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज होकर के बहुत सारे यूजफुल कंपोनेंट्स जो है जैसे कोक, कोल गैस, कोल तार और अमोनिकल निकल प्रोवाइड्स करता है। इसके लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले पाउडर कोको आप एक टेस्ट ट्यूब है इस प्रकार की उसके अंदर ले लेंगे। ये यहाँ पर बर्नर है और इसको स्टैंड पर फिटअप कर दिया जाता है। यहाँ पर एक और यहाँ से कोल गैस जो है एवेलेट होती है वाटर दिस डिजोल्व अमोनिया टू फॉर्म अमोनिकल लिकर। यहाँ पर जो है अमोनिया जो आती है वाटर के साथ मिलकर के अमोनिकल लिकर का फॉर्मेशन करती है। जब आप इस पाउडर को जो है हीट अप करते हो तो यहाँ से जो है स्टीम बनती है तो कोल गैस जो होती है वो तो बाहर निकल जाती है और जो कोक जो होता है वो वाटर के साथ डिजोल्व होकर के क्या बनाता है अमोनिकल लिकर बनाता है। इसका जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का डायग्राम आपको दिया गया है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल किस प्रकार से करते हैं इसका ये डायग्राम है। इसके बाद 1 by 1 जो कंटेंट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले कोक क्या होता है। इट इज़ सॉलिड ब्लैक सब्सटेंस दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड एज ए रेडिजियो आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। यानी जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल किया जाता है तो जो रेडिजियो बचता है वही हमारा कोक है। इट इज़ सॉलिड ब्लैक सब्सटेंस है और ये किस कलर का होता है सॉलिड ब्लैक सब्सटेंस होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की सबसे प्योर फॉर्म मानी जाती है। कंटेनिंग 90% ऑफ कार्बन जो है इसके अंदर कार्बन कितना होता है 90% होता है। देखिए यहाँ पर कार्बन प्लस वाटर जो है इनको आप जब हीटअप करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलेट होती है। इसके बाद कोल तार इट इज़ ए थिक ब्लैक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। कोल तार जो होता है थिक और ब्लैक लिक्विड है जिसमें अनप्लीजेंट स्मेल होती है। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी converted into many important simpler compounds for further use।
ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको फर्दर जो है मैनी इंपॉर्टेंट सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद आती है कोल गैस। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस। कोल गैस जो होती है इसके अंदर हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस होती है। इट वाज अर्लियर यूज एज ए डोमेस्टिक लाइटिंग फ्यूल। डोमेस्टिक लाइटिंग फ्यूल के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। बिफोर नेचुरल गैसेस कम इनटू यूज, इट इज़ presently used as a fuel in some industries located near coal processing plants। तो coal processing plants के पास में जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है उसमें इसका यूज एज ए फ्यूल किया जाता है। यहाँ पर अमोनिकल लिकर जो है क्या है, अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस इज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कोल्ड एज अमोनिकल लिकर। यानी जब किसी कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है तो उसमें जो अमोनिया गैस निकलती है वो वाटर के साथ डिजल हो करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। उस सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, अमोनिकल लिकर बोलते हैं। अब इसके क्या क्या यूजेज है। यूजेज ऑफ कोल एंड इट्स प्रोडक्ट्स हैव न्यूमरस यूजेज, सम ऑफ विच आर लिस्टेड हियर। कोल और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कुछ न्यूमरस यूजेज होते हैं, उनको यहाँ पर लिस्टेड किया गया है। Coal is widely used as a fuel because it burns readily and release large amount of heat energy। तो कोल का जो यूज है मेनली फ्यूल के रूप में किया जाता है, क्योंकि जब ये बर्न करता है तो बहुत ही शीघ्रता से बहुत ही रिडली बर्न करके ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। बर्निंग कोल इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टीम। और जो जलता हुआ जो कोल है उसका यूज जो स्टीम जनरेट करने में किया जाता है। विच रन्स जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और उसका यूज जो है स्टीम से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स। और थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर जो है इस स्टीम का यूज जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कर सकते हैं। कोल इज ऑल्सो यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल। कोल का यूज जो है डोमेस्टिक फ्यूल यानी घरेलू फ्यूल के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इन कूलर रीजन्स वेयर रूम हीटिंग इज नेसेसरी, कोल इज़ वेरी यूजफुल इन अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज। कोल स्टिल प्रोवाइड्स बल्क ऑफ फ्यूल इन डोमेस्टिक कुकिंग। इस प्रकार से कोल का जो यूज है हम हमारे कुकिंग के अंदर भी कर सकते हैं। कोक ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज ए प्राइम रिक्विसाइट इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इवन टुडे। और कोक जो हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से जो प्राप्त होता है इसका प्राइम रिक्विसाइट यूज जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के अंदर भी किया जाता है। कोल प्रोवाइड न्यूमेरस रॉ मटेरियल टू केमिकल इंडस्ट्रीज। कोल जो है केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए हमें न्यूमेरस जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। कोल तार ऑब्टेन फ्रॉम कोल इज फर्दर प्रोसेस टू ऑब्टेन मैनी यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स, नैप्थलीन बेल्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल एंड रूफिंग मटेरियल। इस प्रकार से कोल का जो है यूज हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोल तार ऑब्टेन फ्रॉम कोल, कोल से जो हमें कोल तार प्रोड्यूस होता है उसका यूज जो है हम मैनी यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म करने में कर सकते हैं। जैसे सिंथेटिक डाइज बना सकते हैं, ड्रग्स बना सकते हैं, पेस्टिसाइड बना सकते हैं, नैप्थलीन बेल्स भी हम इनसे बना सकते हैं। एक्सप्लोसिव भी इससे बनाया जा सकता है। परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल एंड रूफिंग मटेरियल भी जो है से बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने कोल के बारे में स्टडी किया और इसके मेन यूजेस को देखे। इस प्रकार आपको जो है अच्छी तरह से लर्न करना है और फिर इसके बाद में जो डाउट्स है उनको अपने लाइव क्लास में क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।